हेलो गर्ल्स। सो पिछली बार मैंने आपको एग्रेशन का चैप्टर शुरू करवाया था, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रेशन दिया था एंड व्हाट इज़ एग्रेशन, उसकी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी। थोड़े से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। सो नाउ एंड देन उसके बाद मैंने आपको थियोरीज ऑफ एग्रेशन शुरू कराया था, जिसमें आपको मैंने पहली जो ग्रुप ऑफ थियोरीज हैं बायोलॉजिकल थियोरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम उसके आगे का जो पोर्शन है वो अब हम आज शुरू करेंगे। दैट इज ड्राइव थियोरीज हैं और सोशल लर्निंग थियोरीज, टू मोर थियोरीज ऑफ एग्रेशन है। आपका ये क्वेश्चन आता है कि एग्रेशन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। तो फिर आपने उसमें एग्रेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है, और उसके बाद जो आपकी ये 3 थियोरीज हैं, दैट इज बायोलॉजिकल थियोरीज। बायोलॉजिकल थियोरी के अंदर आपकी एवोल्यूशनरी थियोरी मैंने आपको कराई थी डार्विन की, और उसके बाद आपको फ्रॉइड की साइकोडायनामिक थियोरी कराई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही थियोरीज बायोलॉजिकल थियोरीज के अंतर्गत आती हैं, तो आपने इन दोनों को भी डिस्कस करना है। और उसके बाद फिर आपकी ड्राइव थियोरीज आ जाएंगी और सोशल लर्निंग थियोरी। तो ये आपकी सारी थियोरीज जो है आपने इसके अंतर्गत आपने इनको लिखना होगा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद ड्राइव थियोरीज, जिसको हम हिंदी में अंतर्नोद सिद्धांत भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल थियोरीज में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एग्रेशन है या आक्रामकता जो है वो हमारे इनहेरिटेड प्रोसेस होता है, या ये जेनेटिक होता है कि ये बच्चे के जीन्स में होता है, या ये बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से या अपने जो पूर्वज हैं उनसे वो इनहेरिट करता है। एवोल्यूशनरी थ्योरी में डार्विन की थ्योरी के ऊपर ये बेस था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ये एक आपका अंदरूनी ही एक तरह का इंस्टिंक्ट होता है कि कोई भी खतरे वाली चीज होती है हम उससे अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल यानी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, प्रबल होगा, चतुर होगा, वो बच जाएगा, और जो व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है वो खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हार जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको एक्सप्लेन किया था एवोल्यूशनरी थ्योरी को। साइकोडायनामिक थ्योरी में भी उन्होंने इंस्टिंक्ट के आधार पर ही बताया था कि जो हमारी जो सर्वाइवल जो होता है या हमारी जो आक्रामकता जो प्रवृत्ति होती है वो इंस्टिंक्चुअल होती है, वो मूल प्रवृत्ति के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, सो नाउ ड्राइव थियोरी यानी कि अंतर्नोद सिद्धांत जो है, उन्होंने ये बात बताई है कि आक्रामकता जो है वो जन्मजात विशेषता नहीं होती। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी में जन्म जात विशेषता बताया गया है आक्रामकता को, इसके विपरीत जो ड्राइव थियोरीज हैं उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी जो आक्रामकता जो होती है वो वातावरण जन्य होती है। यानी वातावरण में अगर किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो जाता है या असंतुलन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो व्यक्ति जो होता है या कोई भी प्राणी जो है वो आक्रामकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि वातावरण में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो किसी भी प्राणी को आक्रामक बिहेवियर करने के लिए या आक्रामक व्यवहार करने के लिए उकसाती है। और इसमें इन्होंने फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा का बहुत बड़ा हाथ ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति किसी प्रकार से कुंठित हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उसके अंदर, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एग्रेशन को जन्म देती है। तो यानी कि ड्राइव थियोरीज में जन्मजात विशेषता की बजाय एक मनोवैज्ञानिक आधार पर आक्रामकता को एक्सप्लेन किया गया है या उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम इस वर्ग में यानी कि ड्राइव थियोरीज वर्ग में दो मेजर थियोरीज आती हैं। एक तो आपका कुंठा आक्रामकता सिद्धांत है, और दूसरा इसी सिद्धांत का एक संशोधित वर्जन है, संशोधित रूप है। तो हम ये दो थियोरीज जो हैं ड्राइव थियोरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन सिद्धांत जो है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी यानी कुंठा आक्रामकता सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ये डॉलर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है 1939 में।
तो डॉलर्ड और उनके साथियों ने ये थ्योरी प्रतिपादित करी थी और उनके अकॉर्डिंगली एग्रेशन जो है कुंठा से जन्म लेती है। यानी जब व्यक्ति के अंदर कुंठा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो उसके कारणवश व्यक्ति जो है वो आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो दो मुख्य बातें हमें इस थ्योरी में नजर आई हैं। और पहली बात यह है कि हर एग्रेसिव या हर आक्रामक व्यवहार किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी प्रकार की कुंठा से जुड़ा हुआ होता है और हर कुंठा जो है किसी ना किसी रूप से आक्रामकता को जन्म देती है। ठीक है, यानी कि हर आक्रामकता के पीछे कोई ना कोई कुंठा जरूर होती है, प्रायर फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। तो ये दो मेजर बातें जो है हमें डॉलर्ड ने इस थ्योरी के आधार पर बताई है। कुंठा क्या होती है ना, कुंठा को परिभाषित किया है उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। अगर हम कुंठा को एक्सप्लेन करना चाहें तो कुंठा किसे कहते हैं, यानी कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके मार्ग में अगर कोई बाधा आ जाती है या हमारे उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग जो है वो अवरोधित हो जाता है, तो इसका फलस्वरूप क्या है, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन का फलस्वरूप है आक्रामकता यानी कि एग्रेशन। उससे एग्रेसिव ड्राइव जो है वो जन्म लेती है। यहाँ पर एक हम बहुत ही सिंपल सा आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक प्यासा व्यक्ति और एक जल का कूलर। बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, ठीक है, और वो पानी पीने के लिए जल का एक कूलर लगा हुआ है, उसके वहां पर जाना चाहता है, परंतु इस दौरान जो उसके मार्ग में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, इन द सेंस कि कोई और व्यक्ति जो है उसको पानी पीने के लिए मना कर देता है, या फिर वो कूलर के पास जाता है, नल का ऑन करता है, तो वहां पर उसको वहां से पानी नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि वो जल का कूलर जो है वो खराब है, कोई और व्यक्ति वहां पर ऑलरेडी पानी पी रहा है, या वहां पर लाइन लंबी लगी हुई है। तो इस प्रकार से कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो प्यासा व्यक्ति जो है वो पानी नहीं पी पा रहा है, या पानी पीने के मार्ग में उसको ये बाधाएं उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो है, ठीक है, वो बाधित हो रहा है, वो अवरोधित हो रहा है, जिससे कि उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है और जिसके आधार पर वो एग्रेसिव हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वर्बल या फिजिकल रूप से एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, गाली गलौज करना शुरू कर देगा, या फिर जो जल कूलर है उसके वहां पर कोई मुक्का मार देगा, या किसी प्रकार से भी एग्रेशन जो है, अपने अंदर की आक्रामकता जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम के रूप में भी इसको पेश कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम ये एक डायग्राम बनाएंगे इसका, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एग्रेशन को। आई होप यू कैन सी द बोर्ड गर्ल्स। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले सपोज ये इंडिविजुअल है, ठीक है, हमने एक प्राणी या एक इंडिविजुअल को रखा है और उसका एक गोल है। ये इंडिविजुअल का बिहेवियर हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, वो अपना गोल पाना चाहता है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत प्यासा है और उसका गोल क्या है, यहाँ पर हमने इसको सपोज ये कूलर रख दिया, जल का कूलर है उसका एक गोल जो है, ठीक है। अब यहां पर व्यक्ति जो है वो उस गोल के पास पहुंचना चाह रहा है और यहां पर रास्ते में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। ऑब्स्टेकल यानी कि अवरोध, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल आ गया
और जिसके द्वारा यहाँ पर जैसी ऑब्स्टेकल आया वो गोल तक नहीं पहुंच पाया है, तो फिर व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होगा, यानी कुंठा होती है उस व्यक्ति को, और उस कुंठा से उसको वो एग्रेशन जो है या एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसका वो जन्म देता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है गोल ओरिएंटेड है, बीच में ऑब्स्टेकल या बाधा आ गई जिसके कारण उसका बिहेवियर जो है गोल ओरिएंटेड होने की बजाय फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसका बिहेवियर, और फ्रस्ट्रेशन से फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर करना शुरू कर देता है। फिजिकल या वर्बल रूप से व्यक्ति जो है वो एग्रेसिव हो जाता है और किसी ना किसी तरीके से अपने इस एग्रेशन को वो शो करता है या अपने एग्रेशन को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉलर्ड और उनके साथियों ने जब ये हमें थ्योरी एक्सप्लेन करी थी तो उन्होंने बताया था कि जो ये कुंठा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, ये कितनी एग्रेशन को, कितना एग्रेसिव बिहेवियर को जन्म देती है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना, अब ये जरूरी नहीं है कि सारी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को जन्म दे, ये जरूरी नहीं होता है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात क्या है कि आपके इस गोल की कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला रीजन क्या है? इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर हम वही प्यास का या थर्स्ट का एग्जाम्पल ले तो उस व्यक्ति को कितनी प्यास लगी है, उसके प्यास की मात्रा कितनी है, यानी कि वो अपने प्यास को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो रीजन जो है आपके फ्रस्ट्रेशन को एग्रेशन में बदलने का, वो है आपकी जो गोल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सेकंड है आपका अवरुद्धता की मात्रा, डिग्री ऑफ ब्लॉकेड, यानी कि जो ये ऑब्स्टेकल जो आया है, यहां पर ये जो ऑब्स्टेकल जो आया है इसकी मात्रा कितनी है, यानी कि सिर्फ ये थोड़े समय के लिए है, ऑब्स्टेकल आया, फ्रस्ट्रेशन तो हो रही है आपको, ठीक है, यानी कि आप जल के कूलर के पास गए, वहां पर लाइन लंबी है, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दो या तीन लोग आपके सामने खड़े हैं, पर आपको दिख रहा है कि चलो ये 2-3 लोग पानी पी लेंगे, इनको भी प्यास लग रही है तो मुझे मेरी टर्न आ जाएगी, तो फिर आप एग्रेसिव नहीं होते, फिर आप अपनी टर्न की वेट करते हैं। परंतु अगर आपको ये लगता है कि पानी नहीं आ रहा या जल कूलर जो है वो खराब है, तो फिर मतलब अब आपको लगेगा अब मुझे पानी तो मिल ही नहीं सकता, फिर आप जो है एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ ब्लॉकेड आपका कितना है, तो ये आपका सेकंड कारक हो गया जो जिस पे डिपेंड करेगा कि आप एग्रेशन कितना शो करते हो। और थर्ड आपका कारण है ऑल्टरनेटिव, यानी विकल्प क्या है आपके पास, अगर कोई और विकल्प है, यानी इस जल कूलर पे अगर आपको पानी नहीं मिला, ये खराब है किसी वजह से, तो अगर कोई और जल कूलर आपके पास उपलब्ध है, अगर आपको लगता है कि चलो यहां नहीं मैं जा पा रहा तो मैं अपना यहां पर चला जाऊं, यहां पर मुझे पानी मिल जाएगा, तो फिर आप ना कुंठित होंगे, थोड़ा बहुत कुंठा होगी पर वो एग्रेशन में तब्दील नहीं होती, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है। परंतु अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आपको विकल्प नजर नहीं आ रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डॉलर ने ये कुछ कारणों से अवगत कराया कि हमारी जो एग्रेशन जो है इन कारणों के ऊपर डिपेंडेंट है, कि ये कारण है तो हम उतना एग्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डॉलर ने हमें 2 प्रकार की एग्रेशन के बारे में बताया है कि 2 प्रकार की एग्रेशन जनरली व्यक्ति शो करता है, एक है आपकी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एग्रेशन, और दूसरी है आपकी डिस्प्लेस्ड यानी कि विस्थापित एग्रेशन। ये 2 प्रकार की एग्रेशंस होती हैं, दोनों का उन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्णन भी किया है, यानी कि जब कुंठा उत्पन्न करने वाले सोर्स के ऊपर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं, यानी कि इस व्यक्ति ने क्या किया
जल कूलर के ऊपर जाकर वहां पर मुक्का मार दिया, डायरेक्ट एग्रेशन। ठीक है, ये कुंठा उत्पन्न करने, या फिर अगर कोई व्यक्ति उसको पानी पीने से रोक रहा है तो उसको गाली गलौज कर दी, डायरेक्ट एग्रेशन होता है, इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, परंतु दूसरा आपका क्या है, विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। ये कब हम शो करते हैं, ये तब होता है जब व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को पता है कि कुंठा उत्पन्न करने वाला सोर्स जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है, या फिर कुंठा उत्पन्न करने वाले सोर्स से हमें भय लगता है पनिशमेंट का। ठीक है, कि अगर हम उसके ऊपर एग्रेशन शो करेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, या फिर कुंठा उत्पन्न करने वाला सोर्स जो है वो उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार के अगर रीजंस हमारे पास हैं तो हम डायरेक्ट एग्रेशन शो नहीं करेंगे, फिर हम किसी और सोर्स के ऊपर, यानी कि उस कुंठा उत्पन्न वाले करने वाले सोर्स से कोई मिलता जुलता सोर्स होगा, उसके ऊपर हम अपना एग्रेशन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, ये मैं आपको पहले भी आई थिंक मैंने दिया था, जैसे आपके पापा अगर ऑफिस में जॉब करते तो उनका बॉस, अगर उनका बॉस जो है उनको कुछ कहता है तो यहाँ पर डिस्प्लेस्ड एग्रेशन होगा, यानी कि कुंठा उत्पन्न करने वाला सोर्स क्या है, बॉस है। आपके पापा बॉस को उल्टाकर जवाब नहीं दे सकते बिकॉज वो उनसे ज्यादा प्रभावशाली है, या फिर वो उनको उल्टाकर जवाब देंगे तो पनिशमेंट का डर होता है। ठीक है, या फिर उस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो आपके पापा क्या करेंगे, बॉस को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बॉस को तो उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया, तो वो अपनी कुंठा को अपनी वाइफ के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं। घर आकर वाइफ के ऊपर गुस्सा करेंगे, बच्चों के ऊपर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। वाइफ और बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी भी प्रकार से आपके फादर को कुंठित नहीं किया है, परंतु जो उनके मन में जो कुंठा है वो एग्रेशन में बदल रही है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपनी एग्रेशन को निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रत्यक्ष और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन भी इस थ्योरी में एक्सप्लेन करे गए हैं। इसके अलावा डिलेड एग्रेशन भी होता है, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम इमीडिएटली तात्कालिक रूप से एग्रेशन को शो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सी और ऐसे रीजंस होते हैं, वर्तमान हमारे वातावरण में बहुत और ऐसे शक्तियां होती हैं जो हमें उस वक्त अपनी एग्रेशन को शो नहीं करने दे रही है, एग्रेशन को प्रतिबंधित करती हैं, तो वो एग्रेशन जो है हमारे अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब एकदम से ज्वालामुखी जैसे फूटता है, हमारे अंदर का सारा एग्रेशन जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से या प्रभावशाली तरीके से हमारे बाहर आता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एग्रेशन है जो कि हमें डॉलर्ड और उनके साथियों ने इस थ्योरी के अंतर्गत हमें बताए थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हमें कुंठा को या एग्रेशन को कम करने के तरीकों के बारे में भी बताया, यानी एग्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो एग्रेशन या आक्रामकता जो है नेगेटिव ट्रेट है, हमारे पर्सनालिटी का एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो हम इसको खुलेआम या मतलब कि ओपनली इसको हमें शो नहीं करना चाहिए, और अगर हम ये अपने अंदर भी इसको दबा कर रखते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ओपनली प्रदर्शित करते हैं तो दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इसको कम करना या इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। तो डॉलर्ड ने हमें कुछ तरीके बताए हैं जिसके द्वारा हम अपने एग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो एक है आपके, क्योंकि अभी ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है, यानी इन्होंने बताया कि फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन जन्म लेता है, तो सबसे आसान तरीका अपने एग्रेशन को कम करने का क्या निकला, फिर अपनी कुंठा को कम करना। सिंपल, अगर हम कुंठित ही नहीं होंगे तो हम एग्रेसिव भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप व्यक्ति जो है अपने अंदर की कुंठा को उत्पन्न ही नहीं होने देगा तो वो एग्रेसिव भी नहीं होगा। और सेकंड तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस,
यानी कि इसको हम विरेचन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने अंदर की गुस्से को या एग्रेशन को किसी ऐसी चीज के ऊपर उतारना जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हम व्यक्तियों को या अपने सब्जेक्ट्स को प्रेरित कर सकते हैं जिससे उसके अंदर की आक्रामकता के अंदर कमी आती है। ठीक है, तो ये दो उन्होंने तरीके बताए हैं जिससे कि हम अपने अंदर की एग्रेशन को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी थ्योरी को एक प्रयोग के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बार्कर ने ये प्रयोग करा था फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ बच्चों के ऊपर, कुछ छोटे बच्चों के ऊपर उन्होंने ये प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लिए और उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया। सपोज उन्होंने 40 बच्चे लिए सिमिलर एज ग्रुप के, ठीक है, और उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप था जो बच्चों का, उन्होंने उनको एक कमरे के अंदर भेज दिया जो कमरा जो है खिलौनों से, तरह तरह के खिलौनों से भरा हुआ था, और करीब 20 मिनट तक उस ग्रुप को उन्होंने उन खिलौनों से खेलने के लिए दिया। और दूसरे ग्रुप को क्या किया, कमरे के दरवाजे या खिड़की के पास खड़ा रखा 20 मिनट। जो एक ग्रुप ऑफ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं कमरे के अंदर, और दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चे जो हैं उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं 20 मिनट तक। ठीक है, तो पहला जब ग्रुप का टाइम ओवर हुआ तो वो ग्रुप जो है बाहर निकाला गया, और जो बच्चे खिड़की के बाहर खड़े होकर उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे उनको अब रूम के अंदर भेजा गया कि अब तुम जाकर खेलो। क्या नतीजा या क्या रिजल्ट्स निकले? जो पहला ग्रुप था बच्चों का वो तो बड़े आराम से खिलौनों के साथ खेलते रहे और बड़ी हंसी खुशी वो बाहर निकल आए। दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों ने क्या किया, 20 मिनट तक वो खिलौनों से भरा हुआ कमरा देख रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, परंतु उनको कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। तो इस 20 मिनट में उनके अंदर कुंठा जो है वो जन्म ले लेती है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चा इंडिविजुअल बिहेवियर, गोल क्या है, कमरा, खिलौनों वाला कमरा, और बीच का ऑब्स्टेकल क्या है, दरवाजा या खिड़की जो बंद है, उनको कमरे में नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। और फिर क्या किया, जब उनको अल्टीमेटली खेलने के लिए दिया गया तो उनका एग्रेसिव बिहेवियर शो हुआ, यानी उन खिलौनों से खेलने की बजाय उन बच्चों ने उन खिलौनों के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। खिलौनों को उठा उठा के दीवार के ऊपर मारा, तोड़फोड़ कर दी उसकी, बुरी तरीके से उन खिलौनों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। यानी उनका, जब हमने उनके गोल को ब्लॉक किया, उनको खिलौनों से खेलने नहीं दिया, तो इस तरीके से मतलब आक्रामकता जो है उनकी शो हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ये। किस तरीके से ब्लॉकिंग, जब हमने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को हम ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारा एग्रेसिव बिहेवियर शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल वे में इस प्रयोग के द्वारा इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही क्लियरली या स्पष्ट तरीके से ये थ्योरी हमारे सामने पेश करी गई थी, परंतु फिर भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई आपत्तियां भी उठाई। क्या थी वो, जैसे बर्कोविट्स ने हमें ये आपत्तियां, हमारे रोजनवेग ने आपत्तियां सामने आई थी। सबसे पहली जो आपत्ति ये थी कि हर कुंठा का परिणाम आक्रामकता नहीं होती, और हर आक्रामकता जो है वो कुंठा से जन्म नहीं लेती। ठीक है, और भी कई रीजंस होते हैं जो कि हमारे अंदर आक्रामकता भरते हैं या हमारे अंदर आक्रामकता को पैदा करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर आक्रामकता जो है वो कुंठा से ही पैदा होती है। तो इसलिए ये जरूरी, तो ये सबसे बड़ी इसकी ये आपत्ति थी हमारे। तो इस आपत्ति को खत्म करने के लिए फिर इस
थ्योरी का एक संशोधित रूप प्रतिपादित हुआ था, डेवलप हुआ था, जो कि बर्कोविट्स ने किया था 1962 में। इसको हम रिवाइज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो ड्राइव थ्योरी के अंतर्गत ये दूसरी थ्योरी है। पहली थ्योरी थी आपकी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, जो कि डॉलर्ड और उनके साथियों ने प्रतिपादित करी थी, और फिर इसका संशोधित रूप सामने आया था, रिवाइज्ड रूप जिसको कहते हैं रिवाइज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, जो कि बर्कोविट्स ने पेश करी थी। ये हमारी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी को बचाने के लिए संशोधित रूप जो है वो सामने आया था, और इसका मेन तत्व या कॉन्सेप्ट क्या था? एक तो ये था कि कुंठा और एग्रेशन में कोई 1-to-1 बेस पे कोई संगति या कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती। यानी ये जरूरी नहीं है कि कुंठा से ही एग्रेशन उत्पन्न हो, इसके अलावा भी अन्य कारकों की हमें पहचान करनी चाहिए जो एग्रेशन को हमारे अंदर जन्म देते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्रोध बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर या मध्यस्थ बताया था। फ्रस्ट्रेशन से जरूरी नहीं आक्रामकता हो, क्रोध बहुत जरूरी चीज होती है। यानी कि कुंठा से जब आपको क्रोध आएगा, मध्यस्थ है, मीडिएटर है, कुंठा और एग्रेशन के बीच का जो मीडिएटर है उसको हम क्रोध है। यानी कुंठा से जब क्रोध उत्पन्न होगा तभी आपके अंदर आक्रामकता जन्म लेती है, और हमेशा कुंठा जो है आक्रामकता को जन्म नहीं देती। ठीक है। और इसके अलावा कई बार एग्रेशन जो है आपके लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार के अवरोधित होने के कारण भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको गाली दी, अब गाली देने से आपका कोई गोल तो अवरोधित नहीं हो रहा, कोई गोल नहीं है आपका, जस्ट आपको किसी व्यक्ति ने किसी रीजन की वजह से आपको गाली देती है, जिसकी वजह से आपको क्रोध आता है और आप आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप उस व्यक्ति को वर्बल या फिजिकल तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर आप उसके सामने अपना प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई पीड़ा होती है या कोई आपको धमकी भरी सिचुएशन को आप फेस करते हो, उनसे भी आपके अंदर आक्रामकता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हमें ध्यान में रखना कि हर वक्त कोई कुंठा या प्रायर फ्रस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं होता। अगर हमें किसी ने पीड़ा या पेन हमें फील करवाया है, ठीक है, या फिर कोई धमकी भरी सिचुएशन को हम फेस करते हैं, तो उसके कारण भी हमारे अंदर एग्रेशन होता है। और क्रोध तो होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्रोध एक प्रकार का बिल्ट इन अराउजल होता है। क्रोध क्या है? एक प्रकार का मतलब कि इंड्यूस्ड करता है आपके एग्रेशन को। ठीक है, आपके जो आक्रामकता को उद्देलन करना जो है वो क्रोध रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत ऐसे क्यूज होते हैं, बहुत ऐसे संकेत होते हैं जो ये चीज हमारे को, ये हम जिनको फेस करते हैं, जिसके कारण हमें क्रोध आता है और जिससे हमारे अंदर आक्रामकता पैदा होती है। तो बर्कोविट्स ने इसको संज्ञानात्मक संकेतों के बारे में बताया है कि ये कॉग्निटिव संकेत होते हैं, कॉग्निटिव क्यूज होते हैं। यानी हम किसी प्रकार का ऋणात्मक सिचुएशन को फेस करते हैं, कोई अनप्लेजेंट कोई हम सिचुएशन को फेस करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, और ये नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं हमें भागने के लिए या हमें आक्रामक व्यवहार दर्शाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन को हम फेस करते हैं जो कि धमकी भरी होती है, ठीक है, जिससे कि हमें क्रोध आता है, और इसके कारण मतलब हमें ये लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएं या हम कोई ना कोई प्रकार का आक्रामक व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करें। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार की सिचुएशंस में आना या इस प्रकार की सिचुएशन फेस करना भी बहुत जरूरी होता है। यानी एग्रेसिव
बिहेवियर जो है इस प्रकार के कॉग्निटिव क्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो रखा है, कोई अनप्लेजेंट चीज आप देख रहे हो, कोई अनप्लेजेंट फिल्म आप देखते हो, और उसके बाद आपके अंदर का जो एग्रेशन जो है, जो आपके अंदर का जो आक्रामकता की जो भावना है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और इसके ऊपर भी एक बहुत ही सिंपल एक प्रयोग हुआ था। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर दो प्रकार के ग्रुप ऑफ पीपल को, दो टाइप की मूवीज दिखाई गई। एक ऐसी मूवी थी जो कि बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं थी, बहुत ही सिंपल सी पीस लविंग मूवी थी, और एक ऐसी मूवी थी जहां पर एग्रेशन के सीन्स थे। ठीक है, लड़ाई झगड़े या वॉर वाली मूवीज थी। और उसके बाद उन्होंने एक और व्यक्ति, मतलब यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर था, उसको शॉक देने का उनको मौका मिला उन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये देखा गया कि जिन सब्जेक्ट्स ने पीस लविंग वाली मूवीज देखी, वो शॉक देने में एग्री नहीं करे, परंतु जब उनको कहा गया कि आपको शॉक देना है, तो उन्होंने एक या दो शॉक दिए। परंतु जिन सब्जेक्ट्स ने वॉर वाली या एग्रेशन वाली मूवी देखी, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटर है उसको कई कई सारे शौक दिए, बिकॉज ऑलरेडी उनके अंदर वो एग्रेसिवनेस भरी हुई है बिकॉज ऑफ सीइंग दैट मूवी। ठीक है, इसको हम कॉग्निटिव संकेत कहते हैं। तो कॉग्निटिव संकेत के द्वारा भी, यानी कि उनके अंदर ऑलरेडी क्रोध भरा हुआ है, तो उससे वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो उनका और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अप्रियकर घटनाओं को हम देखते हैं, अनप्लेजेंट इवेंट्स को अगर हम जितना ज्यादा देखते हैं, तो उससे हमारे अंदर एग्रेसिव जो बिहेवियर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, या वो और ज्यादा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये ड्राइव थियोरीज के द्वारा हमें मनोवैज्ञानिक कारकों के ऊपर स्ट्रेस लिया गया है कि मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो कि हमारे अंदर एग्रेशन को जन्म देते हैं। तो ये थी आपकी ड्राइव थियोरीज। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड बायोलॉजिकल थियोरी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। नाउ इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ड्राइव थियोरीज विद यू। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो ये तीन मेजर थ्योरीज हैं जो कि आप एग्रेशन में थ्योरीज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इनको डिस्कस करोगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।